हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑप एम्प एज समिंग एम्पलीफायर, जिसको हम ऑप एम्प एडर के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडर एक ऐसा सर्किट होता है जो सभी इनपुट सिग्नल्स को ऐड करके हमें आउटपुट में देता है। तो अगर आप ऑप एम्प को एज अ एडर यूज़ करना चाहते हैं, एज अ समिंग एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जिन इनपुट सिग्नल्स को आपने ऐड करना है उसे आपको अप्लाई करना होगा टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प थ्रू रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3, और जो दूसरा टर्मिनल होगा ऑप एम्प का, जो कि है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, उसको आपको करना होगा ग्राउंड। और यहाँ पर हम नेगेटिव फीडबैक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाय कनेक्टिंग द आउटपुट टर्मिनल टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल थ्रू अ फीडबैक रजिस्टर RF। तो हमें इस आउटपुट में V0 पर इन तीनों इनपुट सिग्नल्स का एडिशन मिलेगा, वो हम उसका एक्सप्रेशन भी ड्राइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। An adder is a circuit which adds all the input signals to produce their addition at the output। एडर एक ऐसा सर्किट होता है जो सभी इनपुट सिग्नल्स को ऐड करके आउटपुट में हमें सभी इनपुट सिग्नल्स का एडिशन प्रोवाइड करता है। फिगर शोज द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एडर। यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये है ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एडर, क्योंकि हमने जिन इनपुट सिग्नल्स को ऐड करवाना है वो हमने अप्लाई किया है टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प, इसलिए इसको हम बोलेंगे ऑप एम्प एज इन्वर्टिंग एडर। In inverting adder, all the input signals are applied to the inverting minus input terminal of op amp। जिन सिग्नल्स को आपने ऐड करवाना है वो आपको अप्लाई करने होंगे टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। हमने यहाँ पर तीन इनपुट सिग्नल्स लिए हैं, V1, V2, V3। आप चाहें जितने मर्जी इनपुट सिग्नल्स ले सकते हैं, आप n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स ले सकते हैं और उनका एडिशन करवा के आउटपुट में ऑब्टेन कर सकते हैं। V1, V2 and V3 are input signals applied to inverting terminal through registers R1, R2, R3 respectively। सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ तीन इनपुट सिग्नल्स लिए हैं, V1, V2, V3, जिनको हमने अप्लाई किया है इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प पर थ्रू रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। I1, I2, I3 आर द करंट्स फ्लोइंग थ्रू R1, R2, R3 रिस्पेक्टिवली। हम मान लेते हैं कि जो R1 में से करंट फ्लो हो रहा है वो है I1, R2 में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2 एंड जो R3 में से करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। RF इज द फीडबैक रजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट एंड इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प। RF यहाँ पर फीडबैक रजिस्टर का काम करेगा, जो कि इस सर्किट में फीडबैक इंट्रोड्यूस करवाएगा, वो भी नेगेटिव, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, आउटपुट टर्मिनल को इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा थ्रू अ फीडबैक रजिस्टर RF। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज V0, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या आउटपुट वोल्टेज इन तीनों इनपुट सिग्नल्स का सम होगी कि नहीं होगी। तो आप हेडिंग बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज V0। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करना होगा एट दिस नोड G। तो आप लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड G वी गेट। KCL हमें क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द नोड। तो हमें चेक करना है कि G नोड पर पहले कितने करंट्स आ रहे हैं। G नोड पर I1 करंट भी आएगा, I2 करंट भी आएगा, I3 करंट भी आएगा। तो सम ऑफ करंट्स एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू
करंट लीविंग फ्रॉम द नोड, इस जी से कौन कौन से करंट जाएंगे, एक करंट जाएगा रेजिस्टेंस RF में से जिसको हम बोलेंगे IF करंट, और हम मान लेते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में करंट जा रहा है I1, तो हम लिखेंगे I1 तो हमने पहले ही नाम दिया हुआ है तो इसको हम I मान लेते हैं, या I4 मान लेते हैं, I4 मान लेते हैं इसको। तो करंट लीविंग द नोड G कितना हो जाएगा, I4 प्लस IF, ये दो करंट्स हैं जो नोड G से जा रहे हैं। तो हमने KCL अप्लाई कर दिया। बट स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हमारा ऑप एम्प अगर आइडियल हुआ तो उस केस में जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा ऑप एम्प का वो इन्फानाइट होगा। अगर इनपुट रेजिस्टेंस इन्फानाइट हुआ तो ऑप एम्प के टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा वो जीरो होगा। तो हमारा उस केस में आइडियल ऑप एम्प के केस में I4 जो है वो जीरो हो जाएगा, ये करंट जो इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है वो जीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फॉर एन आइडियल ऑप एम्प इनपुट रेजिस्टेंस Ri इज इक्वल टू इन्फानाइट, सो आवर करंट I4 विल बिकम जीरो। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, यहाँ पर I4 की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा, सो फ्रॉम 1 वी गेट I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IF, हमने I4 की जगह जीरो पुट कर दिया। अब हमें I1 I2 I3 IF की वैल्यूज फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। I1 करंट कौन से रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, R1 में से फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ पर पहले R1 लिख देंगे, यहाँ पहले आप R1 लिख देंगे, और I1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 जो है वो V1 से V2 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे V1 माइनस V2 प्लस I2 करंट कौन सा रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, R2 रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। I2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा, V2 माइनस V2 तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो Vg है, तो यहाँ पर इस V2 की जगह Vg कर देंगे, V1 माइनस Vg अपॉन R1 प्लस I2 के लिए रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस Vg, V2 माइनस Vg इज इक्वल टू, अभी I3 की वैल्यू लिखनी बाकी है, डिवाइडेड बाय R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V3 माइनस Vg, V3 माइनस Vg इज इक्वल टू IF के लिए देखिए IF फ्लो हो रहा है RF में से, तो यहाँ पर आ जाएगा RF अपॉन में, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, Vg माइनस V0, क्योंकि IF जो है वो Vg से V0 की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा Vg माइनस V0, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड में मैंने आपको बताया था जब हमने वो टॉपिक डिस्कस किया था कि अगर हमारा एक टर्मिनल ग्राउंडेड है, मीन्स ये, इसको हम दे देते हैं VA नाम दे देते हैं, चलिए VA पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट्स पर हो जाएगा। अगर एक टर्मिनल ग्राउंड पोटेंशियल पर है तो दूसरा टर्मिनल जो है वो अपने आप वर्चुअली ग्राउंड हो जाता है, मीन्स VG का जो पोटेंशियल होगा वो भी 0 वोल्ट्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इफ वन टर्मिनल इज ग्राउंडेड देन अदर टर्मिनल इज ऑल्सो वर्चुअली ग्राउंडेड, नॉट रियली, नॉट एक्चुअली बट वर्चुअली ग्राउंडेड। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे बाय कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। जो हमारा VA होगा और जो VG होगा वो दोनों किस पे हो जाएंगे, 0 वोल्ट्स पर हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ VG लिखा है वहाँ 0 पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 इक्वल टू माइनस V0 बाय RF हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा काम और बचा है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 इज इक्वल टू माइनस V0 बाय RF। तो अगर हम यहाँ से RF को उधर भेज दें तो RF जो है सभी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो हमें V0 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस RF बाय R1 V1 प्लस RF बाय R2 V2 प्लस RF बाय R3 V3। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम एक स्पेशल केस लेंगे कि अगर हमारा R1 R2 R3 RF के बराबर हुआ, मीन्स जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हैं सर्किट में, चाहे वो R1 हो R2 हो R3 हो RF हो, अगर ये सब बराबर हुए आपस में तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, R1 की जगह RF पुट कर दो तो कट के 1 आ जाएगा, R2 की जगह RF पुट कर दो तो कट के 1 आ जाएगा, R3 की जगह RF पुट कर दो तो कट के 1 आ जाएगा।
तो उस केस में जो V0 की वैल्यू होगी वो होगी -V1 + V2 + V3। मीन्स जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो सभी इनपुट सिग्नल्स के सम के बराबर हमें मिलेगी। माइनस साइन जो है वो यहाँ पर क्यों आ रहा है? माइनस साइन जो है यहाँ पर आना ऑब्वियस है, क्योंकि हमने जो इनपुट सिग्नल्स अप्लाई किए हैं वो हमने अप्लाई किए हैं इन्वर्टिंग, मीन्स माइनस टर्मिनल ऑफ ऑप एम्प पे अप्लाई किए हैं, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस साइन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक और स्पेशल केस हम लेते हैं, इफ़ R1 = R2 = R3 = R। अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हुए और वो R के बराबर हुए और जो हमारा RF है वो R/N के बराबर हुआ। N के हैं? N है नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स। हमारे केस में जो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स हैं वो 3 हैं, तो हम N की जगह 3 लिख देंगे। तो इस केस में जो थर्ड इक्वेशन से हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो हमें मिलेगा V0 = RF की जगह आपको R/3 पुट करना है और R1 की जगह R पुट करना है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा R/3/R V1 + R/3/R V2 + R/3R V3। तो R से R जो है सब में कैंसिल हो जाएगा और 1/3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो V0 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी V1 + V2 + V3 / 3। तो हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो इनपुट वोल्टेजेस का एवरेज होगी। 3 इनपुट वोल्टेजेस हमने अप्लाई की थी और डिवाइड में 3 है, तो यहाँ पर एवरेज हो रहा है इनपुट सिग्नल्स का। तो आउटपुट सिग्नल जो होगा वो एवरेज होगा इनपुट सिग्नल्स का, और ऐसे सर्किट को हम बोलते हैं एवरेजिंग सर्किट। तो समिंग एम्पलीफायर को या फिर ऑप एम्प एडर को हम एवरेजिंग सर्किट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी ज़रूरी है इस केस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप एम्प। बाकी बची हुई एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे ऑप एम्प की आने वाले वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर।